Hello viewers, welcome to Knock TV. I am going to teach you the next poem, that is Night Mail. Weston Heodon was an Anglo-American poet and he was born in 1907 and died in 1973. In this poem, the importance of dog in the beginning of 19th century has been highlighted. डॉग की क्या अहमियत थी 19 सेंचुरी के शुरू में, बिगनिंग में डॉग की क्या अहमियत थी, इसके बारे में उसने इसके ऊपर रोशनी डाली है. एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस पोएम इन उर्दू एज वेल एज इट्स वर्ड मीनिंग एज वेल एज इट्स सिंबलिज्म, figure of speech and part of speech that has been used in this poem frequently. So let us move towards the poem, that is night mail. Night mean रात, mail mean dog, खत, और मेल खत लाने वाली ट्रेन रात को, नाइट. और ये सिंबल है एक नाइट, क्यों उसने नाइट यूज किया है मैं आपको सिंबलिज्म में इसको एक्सप्लेन करूंगा. मेल एक दूसरा मेल होता है MAIL मेल, मेल फीमेल, लेकिन ये MAIL मेल है. डाक इसका मतलब होता है खत इसका मतलब होता है लेटर्स. और हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है. वो दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर. ये इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है. दिस इज द नाइट मेल, ये वो नाइट मेल है. देखिए नाइट मेल के साथ दी लगाया उसने. कहता है ये, क्योंकि दिस लगाया ना, दिस इशारा करने के लिए होता है करीब का. ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये करीब का इशारा करता है. कहता है ये वो ट्रेन है, ये वो ट्रेन है. दिस इज द ट्रेन, दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर, जो बॉर्डर को पार करती है. क्रॉस पार करना, बॉर्डर बाउंड्री लाइन बिटवीन टू कंट्रीज, बिटवीन टू स्टेट्स. यहाँ स्टेट से मुराद है स्कॉटलैंड एंड ब्रिटिश, स्कॉटलैंड एंड लंदन. लंदन और स्कॉटलैंड के दरमियान चलने वाली ट्रेन जो बॉर्डर है उनका, उसको पार करती है. तो क्रॉसिंग, देखिए इंग लगाया उसने, कंटिन्यूटी को शो करता है. इंग जब भी लगता है कंटिन्यूटी को शो करता है कि काम हो रहा है. ये ट्रेन जो है अपने सफर पर जारी और सारी है. फिर देखिए ब्रिंगिंग द चेक एंड पोस्टल ऑर्डर. एंड यहाँ कंजंक्शन है. कंजंक्शन हमेशा 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 दो एक जैसी चीजों को मिलाता है. यहाँ देखें द चेक द पोस्टल ऑर्डर, दोनों का ही तल्लक लेन देन के साथ है, पैसों का लेन देन के साथ है. चेक जो है वो बैंक से पैसों का लेन देन का काम करता है. पोस्टल ऑर्डर जो है वो डाक से और डाकखाने से पैसों का लेन देन का काम करते हैं. तो उसने कहा है ब्रिंगिंग, फिर एंगल लगाया, वो ला रही है, यानी ला रही है, फिर जा रही है, फिर लेके आ रही है. उसका ये जिंदगी का सफर जो है वो रमा दमा है, उसमें ब्रेक नहीं है, स्टॉप कोई नहीं, उसका चलती जा रही है. वो ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, वो चेक लाती है और पोस्टल ऑर्डर लेके आती है. दो चीजें. तीसरी देखें, लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर. वो गरीबों के लिए भी लेटर लाती है, अमीरों के लिए भी लेटर लाती है. लेटर भी कोई डिफिकल्ट नहीं है. फॉर के लिए द आर्टिकल है, ये प्रेपोजिशन, फॉर प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा नाउन के साथ आता है. रिच जो है दिस इज नॉट नाउन, दिस इज एडजेक्टिव. लेकिन जब रिच के साथ उसने दी यूज कर दिया है, उसने इसको नाउन बना दिया है. नाउन बनाने से ये प्लूरल भी हो गया, प्लूरल नाउन हो गया. दी रिच, अमीर लोग, ज्यादा. लेटर्स फॉर द पुअर, पुअर एडजेक्टिव है, दी लगने से नाउन बन गया. नाउन कौन सा बना है? प्लूरल. अमीरों के लिए भी खत लाती है, ये गरीबों के लिए भी खत लाती है. और क्या करती है? द शॉप एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे जो दुकान है उसके लिए भी खत लाती है. एंड गर्ल नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट होता है अगला, नेबरिंग करीबी, पास वाला, बिसाइड करीब, नियर. और जो पास उसके गर्ल है, शॉप के पास जिस गर्ल का घर है उसके लिए भी लेटर लाती है. ये शॉप और गर्ल सिंबलिज्म है, ये मैं सिंबलिज्म में एक्सप्लेन करता हूँ इसको. यहाँ इसका तर्जुमा यही रखें आप कि शॉप के लिए भी खत लाती है जो कॉर्नर पे है, कॉर्नर कोना. क्योंकि शॉप जो होती है उसकी लोकेशन जनरली जो है वो कोनों पे होती है, जहाँ पे जो हर आदमी के अप्रोच हो सके शॉप तक. और वैसे भी जो गांव में डाक जाती है वो शॉप पे ही जाती है. शहरों में एक पोस्टमैन जो है वो घर घर जाके डाक देता है, खत देता है, पोस्टल ऑर्डर देता है, चेक देता है. लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता. गांव में डाक जो है वो एक जगह पे जाती है, एक शॉप पे जाती है, वहां से पूरे गांव को डिलीवर होती है. और शॉप जो है सेंट्रल एक अड्डा होता है जहाँ पे गांव वाले आके बैठते हैं, जहाँ से न्यूज डिलीवर होती है, लेटर डिलीवर होते हैं. तो कह रहा है वहां उस शॉप पे भी, शॉप के लिए भी लेटर लेके आती है
और जो गर्ल का घर है उसके करीब, उसके लिए वो लेटर लेके आती है। पुलिंग अप बीटेक अ स्टेडी क्लाइंब। पुल आपको पता है खींचना होता है, पुश दबाना होता है और पुल खींचना होता है। इंजन ट्रेन के आगे होता है तो ट्रेन को खींचता है। अब शो कर रहा है कि यहाँ कोई चढ़ाई होगी, कोई स्लॉप होगी, ऊपर की तरफ जा रही ट्रेन, यहाँ कोई हिल एरिया होगा, पहाड़ी इलाका होगा। तो पुलिंग अप बिटिक, बिटिक की तरफ जा रही है। पुलिंग अप गोइंग अप, ऊपर जा रही है। वो कहाँ जा रही है? बिटिक इज द नेम ऑफ अ स्टेशन। स्टेशन का नाम इसलिए है कि बिटिक वहाँ एक गांव है, और गांव में at that time when the poem was written, at that time there were 400 people dwelling in that area. इस इलाके में बिटिक में गांव है, नाम है, 400 लोग रहते थे जब ये पोएम लिखी गई। अब वहाँ स्टेशन भी नहीं है, अब वहाँ मोटरवे हाईवे बन गया हुआ है। तो बिटिक इज द नेम ऑफ अ विलेज, विलेज के नाम पे रखा गया है स्टेशन का नाम। तो कह रहा है ये हाइट पे स्टेशन है, पहाड़ों में है। तो पुलिंग अप, ये ऊपर चढ़ रही है। किसकी तरफ चढ़ रही है? बिटिक की तरफ चढ़ रही है। कैसे चढ़ रही है? स्टेडी क्लाइंब। स्टेडी होता है कॉन्स्टेंटली, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। ये नहीं है कि इसके आगे चढ़ाई आ गई है तो ये ब्रेक लगाएगी और ये इसकी स्पीड कम हो जाएगी, या अगर उतराई आई है, स्लॉप आई है तो रफ्तार ज्यादा हो जाएगी, स्पीड नहीं। उसमें कांस्टेंट है वो। उसको एसेंट या डिसेंट, चढ़ाई या उतराई से कोई गर्ज नहीं है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। और वो क्लाइंब कहते हैं टू गो अपवर्ड, ऊपर चढ़ना। क्लाइंब चढ़ना, चढ़ाई चढ़ना। कहते हैं वो स्टेडीली, वो एक कॉन्स्टेंटली ऊपर चढ़ रही है, मुश्किल मजाजी के साथ अपनी चढ़ाई को चढ़ रही है वो। फिर देखें, द ग्रेडियंट्स इज अगेंस्ट हर। ग्रेडियंट कहते हैं एसेंट को, चढ़ाई। उसके सामने एक चढ़ाई आ रही है। चढ़ाई कैसी आ रही है? अगेंस्ट कहते हैं सामने को, मुखालिफ को, उसके सामने मुखालिफ, उसके अपोजिट। उसके अपोजिट एक चढ़ाई आ रही है। हर उसने ट्रेन के लिए यूज किया है, चूंकि ट्रेन के लिए हम शी यूज करते हैं, और जो कंट्रीज हैं जितने भी, उनके लिए भी हम शी यूज करते हैं, और इसलिए उसने ट्रेन के लिए हर यूज किया है, शी। तो वो उसके सामने कह रहा है चढ़ाई है, बट शी इज ऑन टाइम, लेकिन वो टाइम पर है। यहाँ शी प्रोनाउन है, यहाँ भी प्रोनाउन है, यहाँ उसकी सब्जेक्टिव केस है, यहाँ उसकी ऑब्जेक्टिव केस है, बट इसलिए लगाया है कंजंक्शन है क्योंकि इधर वर्ब आ गया है, इधर भी वर्ब आ गया है। द ग्रेडियंट इज वर्ब है, शी इज वर्ब है, दो वर्ब हो नहीं आ सकते जब तक कंजंक्शन आए। तो उसने बट लगा दिया है, द ग्रेडियंट अगेंस्ट, चढ़ाई उसके सामने चढ़ाई है, और लेकिन क्या है? शी इज ऑन टाइम, वो टाइम पर है। चढ़ाई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, और वो चढ़ाई पे जाके टायर्ड होके या उसकी स्पीड कम होके वो लेट नहीं हुई, ऑन टाइम है वो। अब यहां तक ट्रेन का हाल आ गया। अब ट्रेन कहां से गुजरती है? व्हाट इज द रूट ऑफ द स्टेशन, व्हाट इज द रूट ऑफ द ट्रेन? ट्रेन का रूट क्या क्या है? देखें, पास्ट कॉटन ग्रास, ये फ्रेज है, एक फ्रेज है जिसमें देखें कहां से गुजरती है? कॉटन के खेतों में से गुजरती है। ग्रास, चावल का खेत हो, राइस के या गंदम के खेत हो, कपास के खेत हो, सबको राइसी ग्रास ही बोलते हैं। क्लियर? तो पास कॉटन ग्रास, कॉटन के खेतों में से गुजरती है। एंड और मूरलैंड बोल्डर, मूरलैंड कहते हैं वेयर देयर इज नो वेजिटेशन एट ऑल, जहाँ पे सब्जा नहीं होता, बंजर इलाका होता है। क्योंकि ट्रेन जो है वो शहर से चलती है, क्राउडेड एरिया से, लेकिन वो शहर में नहीं रहती। उसका जो रूट है, उसके रास्ते में डेजर्ट भी आएंगे, उसके रास्ते में मूरलैंड भी आएंगे, उसके रास्ते में पहाड़ भी आएंगे, उसके रास्ते में रिवर्स भी आएंगे। तो इसका रूट बता रहा है कि वो खेतों में से गुजरती है, कपास के खेतों में से और बंजर इलाकों में से गुजरती है जहाँ पे बोल्डर पड़े हुए हैं। बोल्डर स्टोन को कहते हैं। अब आप कहेंगे अगर स्टोन को कहते हैं तो उसमें स्टोन क्यों नहीं लिखा? इसलिए लिखा जिस तरह हम कहते हैं मैंगो, तो मैंगो क्या कि हम एक मैंगो, एक जनरल वर्ड आपने बोल दिया मैंगो, लेकिन आगे जो अगली बात है मैंगो कौन सा है? वो सुंदरी आम है या वो लंगड़ा आम है या वो दशहरी आम है या कौन सा आम, उसकी टाइप कौन सी है? तो ये चीज जो है ना वो उसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन होती है। तो स्टोन से बात क्लियर नहीं होती, बोल्डर से बात क्लियर होगी। बोल्डर कहते हैं ऐसे स्टोन, द स्टोन दैट हैव बीन बीटन बाय द वेदर, जिस पे वेदर, मौसम के असरात से जो तोड़ फोड़ का शिकार हो गया पत्थर, दैट इज कॉल्ड बोल्डर। तो कह रहा है तो टूटे हुए पत्थर जो हैं और जो बंजर इलाके हैं और जो कपास के खेत हैं वहां से गुजरती है, ये उसका रूट है।
और कहां से गुजरती है? शोवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर। शोल्डर यहाँ कंधे को कहते हैं, ये कंधा, और यहाँ उसने शोल्डर कह के तो पर्सोनिफिकेशन यूज की है, यहाँ उसने लिविंग थिंग बना दिया ट्रेन पे। शी से नहीं बना था, क्योंकि शी हम ट्रेन के लिए यूज ही शी करते हैं, लेकिन शोल्डर कह के उसने इसको पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। तो personification is the figure of speech that has been used to give a name of a, to give a property to a non-living thing to a living thing। एक बेजान को जब हम जानदार की प्रॉपर्टी देते हैं, जानदार की क्वालिटी देते हैं, तो हम उसके लिए personification यूज करते हैं, जो उसने यहाँ की है। शोवलिंग, शोवल से निकला है, शोवल कहते हैं बेलचे को। बेलचा, शोवल इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू रिमूव, टू थ्रो समथिंग। कुछ चीज फेंकने के लिए, उठाने के लिए यूज होता है बेलचा। तो उठाना, उठाकर फेंकना। तो अब शोवलिंग उससे वर्ब बनाया है, उठाकर फेंकना। जो उठाकर फेंकती है, क्या उठाकर फेंकती है? वाइट स्टीम। चूंकि ये स्टीम इंजन की बात कर रहा है, जिस दौर की बात कर रहा है, स्टीम इंजन ही होता था वहां, डीजल इंजन तो बहुत बाद में आए हैं। तो स्टीम इंजन जो होता है, उसके शोल्डर के ऊपर यानी एट द टॉप ऑफ द इंजन देयर इज अ चिमनी। चिमनी होती है जिसमें से स्मोक भी निकलता है और स्टीम भी निकलती है। तो ये व्हाइट बोला है तो स्टीम व्हाइट होती है, स्मोक ब्लैक होता है। यहाँ उसने कहा है कि शोवलिंग व्हाइट स्टीम, उसकी जो व्हाइट स्टीम है वो ट्रेन फेंकती जा रही है, शोवलिंग फेंकती जा रही है ओवर हर शोल्डर, अपने कंधों के ऊपर से। क्योंकि जब ट्रेन आगे जाती है तो जाहिर है उसका स्टीम पीछे को जाएगी ना, तो अपने कंधों के ऊपर से कह रहा है वो फेंकती जा रही है। तो शोवलिंग फेंकना, वाइट वाइट स्टीम, भाप, ओवर ऊपर, हर अपने शोल्डर कंधे, हर शोल्डर नाउन है, ये नाउन के साथ एडजेक्टिव है और ये प्रोनाउन है, और ये ओवर प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट आते हैं स्नॉटिंग नॉइसली। दोनों का मतलब शोर करना ही होता है। देखें, शोर ट्रेन का काम हो तो वो नाइसली लगा सकता था कि शोर करती है, लेकिन उसने स्नॉटिंग लगा के उसके शोर को थोड़ा सा एक्सेस कर दिया है, शोर को बढ़ा दिया है। ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। एक बात को जब आपने बढ़ाना हो ना, तो हम उसको या 2 दफा बोल देते हैं तो या डबल वर्ड यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आप कोई बच्चा तंग करता है तो मैं कहता हूँ इंसान बनो इंसान। तो इंसान बनो इंसान मैंने 2 दफा क्यों कहा है? मैंने इंसान पे स्ट्रेस दिया है, उसको फोकस किया है। तो यहाँ भी उसने एक बात एक ही है, दोनों का मतलब शोर करना ही है। स्नॉटिंग और नाइसली दोनों का मतलब शोर करना ही है, लेकिन उसने 2 इकट्ठे यूज करके ये बताया कि उसका शोर बहुत ज्यादा था। शी वॉज मेकिंग लाउड नॉइस, ऊंची आवाज में शोर कर रही थी। एक इंजन का शोर था, पीछे कोचेस जो बोगी हैं उनका शोर था। शी पासिस, जब वो गुजरती थी तो क्या करती थी? वो शोर बड़ा करती थी वो। अब देखें, यहां भी स्नॉटिंग लगाया है, फिर इंग लगाया उसने, कंटिन्यूटी को शो करता है। यहां फिर देखिए शोवलिंग लगाया था, इंग लगाया था, कंटिन्यूटी को शो करता था। पुलिंग, इंग लगाया था, कंटिन्यूटी को शो करता था। ब्रिंगिंग, क्रॉसिंग, ये सारे कंटिन्यूटी को शो करते हैं, क्योंकि जिंदगी की गाड़ी जो है ना वो रवा दवा है। जिंदगी की गाड़ी कभी भी स्टॉप नहीं होती, कभी भी नहीं रुकती। तो यहाँ देखें, स्नॉटिंग नॉइसली शी पासेस, शोर करती ही वो गुजर जाती है। पासिस, पास करना, गुजर जाती है। शी फिर लगाया ट्रेन के लिए। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रास। अच्छा, ग्रास जो है ना, आपका कॉन्सेप्ट ग्रास का ये नहीं होगा ग्रास जो है वो 2-3 इंच बड़ी होगी, 4 इंच बड़ी होगी, 5 इंच बड़ी होगी। यहाँ ग्रास का कॉन्सेप्ट रखें असली 3-4 फुट, क्योंकि घास जो है आपने पीछे देखा ना, कपास का खेत है या गंदम का खेत है या राइस का खेत है, वो इतने होता है 3-4 फुट ऊंचा होता है। तो अब वो उसमें जब हवा चलती है तो वो हवा के साथ बेंट हो जाते हैं। तो जब ट्रेन वहां से गुजरती है, ट्रेन की हवा के साथ, उसने कहा है, फिर देखें साइलेंट माइल। साइलेंट माइल इसलिए कहा है कि ट्रेन जब सिटी से चलती है, शहर से चलती है, वहां तो देयर इज क्राउड ऑफ पीपल एट द स्टेशन, बट देयर इज नो क्राउड ऑफ पीपल इन द फील्ड एरिया, इन द बैरन एरिया, इन द मूललैंड एरिया में कोई लोग नहीं होते, कोई आबादी नहीं होती, कोई वहां गहमा गहमी नहीं होती जिंदगी की। उसने इसको साइलेंट माइल्स कहा है। वो खामोश फासले तय करती जाती है। माइल्स से मुराद यहाँ डिस्टेंसेस हैं, फासले हैं। खामोश फासले, खामोश फासले इसलिए मैंने कहा कि वहां आबादी नहीं होती ना, तो वो गुजर रही है पहाड़ों से, दरियाओं के पार से और मूरलैंड में से, तो उनको उसने साइलेंट माइल्स कहा है। ऑफ विंड बेंट ग्रास, ये भी फ्रेज है, विंड बेंट ग्रास, हवा से झुकी हुई घास। ये
इसको विंड पढ़ते हैं, एक वाइंड होता है, वो वर्ब होता है, ये नाउन है। वाइंड वाउंड वाउंड होता है चाबी देना या किसी चीज को वाइंड करना, लपेटना, लेकिन ये विंड है हवा। बेंट झुके हुए, ग्रास हवा से झुकी हुई ग्रास के पास से वो गुजरती है। अब ये तो हो गया उसका रूट। नेक्स्ट उसका इम्पैक्ट क्या है दूसरे लोगों पे, एक ट्रेन का इम्पैक्ट क्या है दूसरी चीजों पे। अब देखिए उसमें बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस। अप्रोच होता है टू कम, वर्ब है ना। शी अप्रोचेस, जब वो आती है, रीच जब वो पहुंचती है, अराइव होती है, जब वो ट्रेन आती है तो बर्ड क्या करते हैं, बर्ड्स टर्न देयर हेड्स, अपने सरों को घुमाते हैं जहां वो बैठे हुए हैं, जहां भी उनका नेस्ट है, जहां उनका घर है, जहां उनका घोंसला है, जहां वो बैठे हैं, वो बैठे बैठे क्या करते हैं, अपने टर्न देयर हेड्स, अपने सरों को घुमाते हैं, देखते हैं ट्रेन को जाता हुआ। स्टेयर फ्रॉम बुशेस एट हर ब्लैक फेस्ड कोचेस। यहां बता दिया उसने कहां, बुशेस में उनका घर होता है ना, बर्ड का जो नेस्ट होते हैं बुशेस में होती है, झाड़ियों में होते हैं। तो कहता है स्टेयर, अच्छा देखें, स्टेयर देखना होता है, व्यू भी देखना होता है, गेज भी देखना होता है, लुक भी देखना होता है, वॉच भी देखना होता है, सी भी देखना होता है, लेकिन हर वर्ड का एक अलग मीनिंग होता है। सिनोनिम तो ये हैं, लेकिन मीनिंग वो नहीं देते जो वो लेना चाहता है। राइटर जो है, राइटर जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए वही वर्ड यूज करता है जो वहां फिट बैठता है। तो यहाँ स्टेयर से मुराद है टू सी फॉर अ लॉन्ग टाइम विद फिक्स्ड आई, देखते रहना, तकना देख जिसे हम कहते हैं, एक जनरली देखना नहीं होता। तो वो देखते हैं कहां से, फ्रॉम बुशेस, झाड़ियों में से। फ्रॉम प्रेपोजिशन है, झाड़ियां जो है, बुशेस ये नाउन है। तो वो देखते हैं झाड़ियों में से, एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, कोचेस कहते हैं ट्रेन की बोगियों को, ट्रेन की बोगियों को कोचेस कहते हैं। और ब्लैक फेस इसलिए कहा है कि उनके चेहरे जो है वो खाली हैं, यानी उनमें देयर इज नो पैसेंजर इन द ट्रेन। पैसेंजर जो होते हैं वो खिड़कियों में से, विंडो में से या दरवाजों में से बाहर खड़े होते हैं, झांकते होते हैं और उनकी नजर आते हैं अंदर लोग खड़े, पैसेंजर्स खड़े। लेकिन यहाँ चूंकि पैसेंजर नहीं है तो खतों ने या चेक ने या मोस्टल ऑर्डर ने तो बाहर नहीं झांकना ना, तो यहाँ उसने ब्लैक फेस इसलिए कहा है कि उनके खाली डब्बे, खाली बोगियों की तरफ इशारा किया है कि अपने फेस कहा ना उसने, क्योंकि मैंने पहले बताया उसमें पैसेंजर कोई नहीं है। उस खाली चेहरे वाले जो डिब्बे हैं या बोगियां हैं उनकी तरफ वो देखते हैं। कौन देखते हैं, बुशेस में बैठे हुए बर्ड्स। ये तो हो गया बर्ड्स पे उसका इम्पैक्ट। अब आए डॉग पे उसका इम्पैक्ट क्या है। शीप डॉग, शीप डॉग्स आर द डॉग विच आर केप्ट बाय अ शेफर्ड टू लुक आफ्टर हिज हर्ड ऑफ कैटल। जो कैटल की लुक आफ्टर के लिए वो डॉग साथ रखते हैं और उसको हम कहते हैं शीप डॉग। शीप डॉग जो हैं यानी कि जानवरों की रखवाली करने वाले कुत्ते, डॉग। शीप डॉग जो है कैन नॉट टर्न हर कोर्स, कोर्स कहते हैं रास्ता, निसाब भी कहते हैं, जो आप पढ़ते हैं मेरा कोर्स इतना रह गया, वो यही होता है निसाब, रास्ता, तरीका। तो कह रहा है शीप डॉग उसका रास्ता नहीं बदल सकते, क्योंकि जनरली देखा गया है कि कुत्ते जो है वो बसों के, ट्रकों के, कारों के, बाइक के पीछे भागते हैं, भौंकते हैं, बार्किंग करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं ऐसा करते वो, क्योंकि वो यूज टू हो चुके हैं, वो ट्रेन को देख कर यूज टू हो चुके हैं, उनको पता है किसने जाना ही जाना है, डेली देखते हैं वो। जो जिस इलाके के कुत्ते होते हैं उसी अपने एनवायरनमेंट से वो यूज टू हो जाते हैं। अगर एक गाँव का कुत्ता है तो धोती वाले पे नहीं भौंकेगा, तो पेंट वाला जाएगा तो उसको पकड़ेगा। अगर शहर का कुत्ता है तो पेंट वाले को नहीं पकड़ेगा, धोती वाले को पकड़ेगा। तो ये एक जहां पे कोई रह रहा है उसी के डॉग जो है ना, जो उससे हट के कोई आदमी नजर आएगा, उसमें उसकी ड्रेसिंग होगी तो उस पे वो बार्किंग करेंगे। तो ये कुत्ते जो है रह के रेवड़ के साथ, हर्ड के साथ रह के, ट्रेन देख के, ट्रेन के यूज आदि हो चुके हैं और वो नहीं उसका रास्ता बदल सकते। कोर्स, COURS कोर्स, रास्ता। एक COARS कोर्स होता है, खुरदरा होता है उसका मतलब। तो अब वो उसका रास्ता ही बदल सकते हैं। दे स्लम्बर ऑन विद पॉ अक्रॉस, कितना अच्छा उसने जुमला यूज किया। दे स्लम्बर, वो स्लम्बर होता है ना सोना ना जागना, इन बिटवीन योर स्लीप, नींद के दरमियान में, जिसे कहते हैं डोजिंग, सोए हुए और जागते भी दोनों में। तो वो कह रहा है वो सोते हैं ऑन विद
पा अक्रॉस, पास कहते हैं पंजों को, अक्रॉस कहते हैं आर पार। देखिए जब भी डॉग इस तरह पंजे के ऊपर पंजा रख के सोते हैं ना, ये एक इस चीज का सिंबल है ये कि दे आर वेरी रिलैक्स, वो बड़ी रिलैक्स लाइफ गुजार रहे हैं। उनको उनको जो है ना वो टेंशन फ्री लाइफ गुजार रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है गाड़ी के आने की। तो देखें फिर दे स्लम्बर, वो सोते हैं ऑन विद पॉ अक्रॉस, पंजे के ऊपर पाँव के ऊपर पाँव रख के, पा कहते हैं फीट ऑफ द डॉग, कुत्ते अपने पाँव के ऊपर पाँव रखकर वो सोते हैं। इट मीन दे आर टेंशन फ्री। यहाँ ये ट्रेन का इम्पैक्ट था बर्ड्स के ऊपर, ये ट्रेन का इम्पैक्ट था डॉग के ऊपर। अब ट्रेन का इम्पैक्ट है नेक्स्ट इन दी फॉर्म शी पासिस, जब वो खेत में से गुजरती है। यहाँ फॉर्म से मुराद खेत नहीं, यहाँ फॉर्म से मुराद है फार्म हाउस, वेयर देयर सम पीपल लिव, जहाँ पे वो एक घर भी होता है, रहता भी है कोई, तो उसको इन दी फॉर्म, तो फार्म हाउस से जब गुजरती है तो वहां क्या होता है, वहां शी पासिस, तो नो वन वे, कोई नहीं उठता। फिर मैंने बताया ना कि फार्म हाउस से गुजरती है, उसका एक दिन नहीं गुजरती, वो डेली वहां से गुजरती है। तो वो फार्म हाउस वाले भी यूज टू हो चुके हैं, आदी हो चुके हैं ट्रेन के कि ये गुजरती है, उनको शोर से उठते नहीं है। तो नो वन वेक्स, उठना, एक अवेक होता है, ये वेक्स है, अवेक होता है जगाना, वेक होता है उठना, तो कोई नहीं उठता उसके ट्रेन के आने से। बट लेकिन एक चीज इंपैक्ट पड़ता है, बट अ जग इन द बेडरूम, लेकिन बेडरूम में पड़ा हुआ है एक जग जिसमें पानी होता है, जेंटली शेक, वो कहता है हल्का हल्का हिलता है। वो क्यों हिलता है, वाइब्रेशन, ट्रेन की जब जाती है, ट्रेन पास से गुजरती है, उसकी वाइब्रेशन होती है, तो कमरे में पड़ी चीजें जो होती है ना थोड़ी सी सेंसिटिव और वो लाइट वेट, वो वाइब्रेशन होती है उनकी। तो यहाँ जग है, टेबल पे पड़ा हुआ है, तो कह रहा है कि बेडरूम के अंदर वो जग जो है वो कह रहा है कि जेंटली शेक, शेक होता है हिलना, हिलाना, दोनों मतलब है, हिलना और हिलाना, शेक मिल्क शेक, इससे शेकर हिलाने वाला। तो जेंटली होता है स्लोली, सॉफ्टली, जो आहिस्ता आहिस्ता जग जो है ना वो पड़ा हुआ वो हिलता है। तो ये बेडरूम, ये था बेटे इसका उर्दू ट्रांसलेशन। अब आते हैं इसके सिंबोलिज्म की तरफ। इसमें कुछ सिंबल यूज हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रेन है ना, ट्रेन, ये हमारी जिंदगी की ट्रेन को कहा गया है कि जिंदगी का सफर शुरू होता है, एक हमारे पैदा होने के साथ शुरू हो जाता है और हमारी डेथ तक वो सफर चलता रहता है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आती, ब्रेक आती समझो डेथ। इसी तरह हमें सूरज चांद सितारों की एग्जांपल हमारे सामने है, सूरज निकलता है डूब जाता है, चांद निकलता है डूब जाता है, सितारे निकलते हैं डूब जाते हैं। तो ये जिंदगी का सफर रवां दवा है, आते हैं जाते हैं, इनमें कोई भी ब्रेक नहीं, जब ब्रेक आई तो वो डेथ ही होगी। तो जिंदगी की गाड़ी जो है उसको उसने ट्रेन कहा है। दूसरा उसने सिंबल यूज किया है चेक एंड पोस्टल ऑर्डर। ये हमारी मादी जरूरियात पूरी करने के लिए आपको पता है पैसों की जरूरत होती है, तो मादी जरूरियात पैसों के बगैर पूरी हो ही नहीं सकती। उसने दो जगह चेक और पोस्टल ऑर्डर की मादी जरूरियात पूरी करने के लिए यूज किया है। हमारी जिंदगी की गाड़ी जो है ना वो पैसों के बगैर नहीं चल सकती। फिर लेटर जो है ना ये हैप्पीनेस और सैडनेस का एक मिक्सचर है। हमारी जिंदगी में जो खुशियां आती हैं, गमियां आती हैं, वो लेटर्स उसका सिंबलिज्म है कि खुशी भी लाते हैं ये और परेशानी भी लाते हैं ये। तो इसको सिंबल किया गया है। शॉप जो है, शॉप ऐसी शॉप को, यहाँ दुनिया है जिसमें से हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं पैसे के साथ। जिंदगी का साजो सामान शॉप से मिलता है। शॉप इज अ स्टोर कह लें आप, उसको शो करता है कि जिंदगी का साजो सामान, मादी जरूरियात पूरी करने के लिए हम दुनिया से जो कुछ खरीदते हैं उसको उसने शॉप कहा है। फिर उसने घर को यूज किया है। घर जो है ना ये ब्यूटी को शो करती है, और उसने वो मैं नहीं लगाया, घर लगाया है। घर लगाने का मतलब वो स्प्रिंग बताना चाह रहा है, मौसम बहार को बताना चाह रहा है। और न्यू बर्थ को शो करता है, क्योंकि लड़की से एक नई बर्थ शुरू होती है, एक न्यू लाइफ शुरू होती है, एक नई जनरेशन शुरू होती है। उसने यहाँ गर्ल को एज अ सिंबल यूज किया है न्यू बर्थ के तौर पे, होप, जिंदगी की ब्यूटी, स्प्रिंग, बहार, खुशी। तो नेक्स्ट है बिटक। बिटक आपको पता है हाइट वाला स्टेशन है। इट मीन आपको हाइट पे जाने के लिए, आपको सक्सेस पे जाने के लिए, बुलंदी पे जाने के लिए, इफ यू वांट टू टच द पीक ऑफ सक्सेस, अगर आप कामयाबी की बुलंदी को छूना चाहते हैं तो क्या करना है आपने, तो आपके रास्ते में क्या आएगा, फिर आपके रास्ते में ग्रेडियंट आएगा, और आपके रास्ते में स्लोप्स आएंगी, आपके रास्ते में पहाड़ियां आएंगी, हर्डल्स आएंगी। तो यू हैव टू फेस द हर्डल्स, यू हैव टू फेस द ग्रेडियंट, यू हैव टू फेस द स्लोप, यू हैव टू फेस द हाई माउंटेन इन फ्रंट ऑफ यू to reach to catch the last
स्टेप ऑफ द लैडर। अगर आपने कामयाब होना है, बिटिक तक पहुंचना है, बुलंदी तक पहुंचना है, कामयाबियों तक पहुंचना है, तो आपके रास्ते में आने वाली मुश्किलात को आपको फेस करना होगा, जैसा कि ट्रेन कर रही है। और वो लेट भी नहीं होती। यानी कि अगर आप इनको देखेंगे, इनको हर्डल्स को देखेंगे, तो आप जिंदगी की कामयाबी नहीं, जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो आपको इसको ओवरटेक करना होगा। ये चीज़ हमें बताती है। बर्ड्स एंड डॉग्स जो है ना, ये हासदीन और नाकदीन, जो आपकी प्रोग्रेस, आपकी सक्सेस को देख रही है, हसद से देख रहा है, कोई जो है वो उसको उस पर क्रिटिसिज्म कर रहा है, कोई खुश भी हो रहा है। तो ये ज़िंदगी के जो लोग हैं ना, ये आपके हसदीन नाकदीन इसको ये शो करते हैं। और एक और चीज़ आई है, स्नोटिंग नाइसली। ये इसलिए दो वर्ड गए हैं कि जिंदगी की गहमा गहमी, जिंदगी की में जो शोर गुल है ना, उसको ये शो करता है। और लास्ट वन है बेडरूम। बेडरूम पुरस्कून जिंदगी की अलामत शो करता है कि जब हम थक हार जाते हैं तो अब एंड पे हम बेडरूम में जाके रेस्ट हो जाती है। रेस्ट को शो करता है, जिस तरह ऊपर उसने शो किया है, डॉग के लिए भी यूज किया है, पा क्रॉस, कि पाँव के ऊपर पाँव रख के वो सोया हुआ है। तो इंसान भी ऐसी, जब उसका आराम करने का मूड होता है तो वो अपने बेडरूम में ही आराम करता है। तो ये इसमें कुछ सिंबल यूज हुए थे। फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बता दिया है, ये पर्सोनिफिकेशन यूज हुई है, ट्रेन एज अ पर्सोनिफिकेशन यूज किया उसने यहाँ पे। और वर्ड मीनिंग मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब आई थिंक आई हैव कंप्लीट द पोएम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।